जैसे अगर आप कहिएगा कि ही पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब हो गया कि उसने परीक्षा को पास किया, उसने परीक्षा को क्या किया, पास किया। यह पास जो वर्ड है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो कह रहा है ना कि कभी कभी वाक्य के बीच में बाहर से वर्ड्स, फ्रेजेस और क्या आ जाते हैं, क्लॉज। अब इसमें बाहर से जो वर्ड आया है वो वर्ड क्या है, हाउ एवर। ये तो हो गया कि ही पास द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास की। बाहर से शब्द इसमें क्या आया, हाउ एवर। अच्छा, हाउ एवर का अर्थ होता है जैसे भी, क्या होता है, जैसे भी या कैसे भी, कैसे भी, जैसे भी या कैसे भी, कैसे भी इसका अर्थ हो जाएगा। दोनों अर्थ होता है, जैसे भी और कैसे भी नहीं होता है। कैसे भी परीक्षा को क्या कर लिया, चीट चोट कर करके, समझ रहे हैं, मेहनत करके या चीट करके कैसे भी परीक्षा को क्या कर लिया, जैसे तैसे परीक्षा को पास कर लिया। तो जैसे तैसे कैसे होता है ना, तो ये बाहरी शब्द है। ये क्या है बाबू, बाहर से ये वर्ड्स लिया गया है। तो जिसे अगर निकाल भी दिया जाए तो वाक्य में, कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं। क्या यह एक सेंटेंस नहीं हो सकता है कि उसने परीक्षा पास किया, यह एक सेंटेंस है ना। लेकिन आप कहिएगा कि वह कैसे भी परीक्षा पास किया या जैसे तैसे परीक्षा पास किया। तो ये जो वर्ड्स, फ्रेजेस हैं, जैसे हाउ एवर, क्या देयरफॉर, या क्या हो गया आफ्टर ऑल, समझ रहे हैं ना, आफ्टर ऑल, जैसे टू से द लीस्ट हो गया, या यहाँ पे आपको आई सपोज हो गया, क्या हो गया, आई सपोज, या यहाँ पे क्या हो गया, आई होप हो गया, या इन सेवरल वेज हो गया। ये सब आपके बाहरी क्या है, वर्ड्स और फ्रेज और क्लॉज हैं। तीन चीज आपको समझना है, वर्ड्स, एक तो वर्ड होगा, एक फ्रेज होगा और एक क्या होगा, क्लॉज होगा। वर्ड होगा, फ्रेज होगा, क्लॉज होगा। इन तीनों वर्ड्स को समझेंगे, क्या क्या है, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। हम आपको क्लॉज पढ़ा चुके हैं, क्लॉज पढ़ाए थे ना, जल्दी बैठो ना, जल्दी बैठो। क्लॉज आपको पढ़ाए थे, याद आ रहा है आप लोगों को। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉज, फर्स्ट मेन क्लॉज एंड सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, बताए थे ना। मेन क्लॉज को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये जो बाहर से जो शब्द है, देखिए शब्द जो होता है ना, एक ही वर्ड को हम लोग शब्द कहते हैं, एक ही वर्ड को क्या कहें, लेकिन बहुत सारा वर्ड मिल करके जब एक पार्टिकुलर, बहुत सारा वर्ड मिल करके एक पार्टिकुलर मीनिंग को व्यक्त करता है तो वह फ्रेज होता है। और जब किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है तो उसको क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लॉज। अब इस बात को समझिए, बताइए हाउ एवर जो है इसमें है, हाउ एवर कितने वर्ड से बना है, एक ही वर्ड से बना है, तो इसको आप क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ड। लेकिन देखिए यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अंत में या आखिरकार, अंत में या आखिरकार, आखिरकार। जैसे बोलते हैं ना कि आखिरकार वह तो मेरा दोस्त है या वह मेरी सहेली है। समझिए यहाँ पे ही इज माई क्या, फ्रेंड। आफ्टर ऑल ही इज माई फ्रेंड का मतलब अंत में या आखिर का वह मेरा क्या है, दोस्त है। यहाँ पे आप एक बात समझिए, ध्यान से समझिएगा। A phrase is a group of words which has particular meaning in the sentence. There is no meaning of phrase separately. Separately का अर्थ क्या होता है, सुनो। जब भी कोई फ्रेज का मीनिंग निकालेंगे ना, अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग नहीं निकलेगा। फ्रेज में सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कंप्लीट मीनिंग होता है, इस बात को समझिए। देखो बाबू, यहां पे हमने एक फ्रेज लिया, क्या लिया, फ्रेज आफ्टर ऑल। अब इसको अलग अलग मीनिंग निकालिएगा तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। ऑल मीन्स होता है सभी, ऑल मीन्स क्या होता है, सभी। तो सभी बाद में इसका अर्थ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी बाद में इसका अर्थ नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं लुक आफ्टर, क्या कहते हैं, लुक आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में, लुक माने देखना, तो बाद में देखना अगर कहेंगे ना तो इसका अर्थ गलत हो जाएगा। लुक आफ्टर जो है ना, यह एक फ्रेज है, यह क्या है, फ्रेज है। जो फ्रेज होता है ना, इसमें वर्ड अलग होंगे और इसका मीनिंग अलग होगा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो गलत हो जाएगा।
समस्त पदों का जैसे एक विशेष अर्थ होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है। लुक आफ्टर जो फ्रेज है इसका अर्थ होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर फ्रेज का अर्थ क्या होता है? देखभाल करना। क्या बताइए, वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग निकल रहा है? देखभाल करना, और इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकल रहा है? नहीं। तो फ्रेज का कभी भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकलता। उसमें 2-3 वर्ड्स आपस में जुड़ करके एक स्पेशल मीनिंग को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और इसको आपको याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। जैसे आप कहिएगा टीट फॉर टैट, तो टीट फॉर टैट का अर्थ होता है जैसा को तैसा। जैसा को क्या, या इसका अर्थ होता है ईंट का जवाब पत्थर से। टीट फॉर टैट का हिंदी क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से, यानी जैसा को तैसा। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी फ्रेज का जो मीनिंग होता है वह अलग अलग निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आपको हम बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया रैन कैट्स एंड डॉग, रैन कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे बताइए, रैन मीन्स क्या होता है? वर्षा। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्लियां, बिल्लियां। और डॉग्स मीन्स क्या होता है? कुत्ते। अब बताइए क्या इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ है इसका? नहीं है। ऐ सखी, इसका कोई अर्थ नहीं। देखिए, यह एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड एक साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद उन सारे वर्ड्स का एक कंप्लीट मीनिंग होगा। ये नहीं कि आप अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। अलग अलग मीनिंग निकालेंगे तो गलत। इसको आपको याद करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? अगर आपको याद नहीं होगा तो इसका मीनिंग भी आप नहीं निकाल सकते। जैसे इससे सेंटेंस क्या बनता है, सुनिए। इससे सेंटेंस बनता है इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग। इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका हिंदी होता है कि मूसलाधार वर्षा हो रही है, माने बहुत तेज बारिश हो रही है। तो बहुत तेज बारिश को मूसलाधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोरों की वर्षा। इसके लिए वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग निकलेगा वो होगा आपका हेवनली रैन है। हेवनली रैन। हेवनली रैन का अर्थ होता है जोरों की वर्षा या भारी वर्षा। तो जो भारी वर्षा होता है ना, ये बाबू, भारी जो वर्षा होता है इसी को कहते हैं मूसलाधार वर्षा। क्या कहते हैं? मूसलाधार वर्षा। और इसके लिए फ्रेज आता है रैन कैट्स एंड डॉग। लेकिन आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, एक वर्ड्स हो गया, एक फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया? क्लॉज। A clause is a group of words which has a subject and predicate in the sentence. I told you clause has been divided into 2 parts, principal and subordinate clause. बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो कह रहा है बाहर से जब कोई शब्द आएगा तो दोनों के पहले कॉमा का प्रयोग होगा। दोनों के पहले, जैसे हाउ एवर के पहले भी कॉमा लगेगा और बाद में भी कॉमा। जैसे इसमें बाहरी शब्द क्या है? देयर। तो देयर के पहले और बाद में कॉमा लगेगा। देयर मीन्स होता है इसलिए। देयर मीन्स, देयर का सिनोनिम्स होता है सो। देयर का सिनोनिम्स क्या होता है? सो। अच्छा, सो मीन्स क्या होता है? इसलिए। और देयर फॉर मीन्स इसलिए। अब यहाँ पे समझिएगा, सो और देयर फॉर दोनों का मतलब होता है इसलिए। ऐ हल्ला, ये तो तुम बदमाशी कर रहे हो, नहीं कुछ कर रही हो। देयर फॉर और सो दोनों का मतलब क्या होता है? इसलिए। क्या समझाने वाले थे जी? चक्कर पकड़ लाइन कट गया, वायर कट जाएगा। क्या समझा रहे थे? देयरफॉर देखो, हाँ, देयर का मतलब इसलिए तो बता ही रहे थे। हाँ, तुम सुन रही हो, हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम ठीक है। ऐ सुनो बाबू, यहाँ पे क्या दिया है? आफ्टर ऑल। और यहाँ पे दिया है टू से द लिस्ट। तो ये सब बाहरी वर्ड्स हैं। बाहरी वर्ड्स जब यूज कीजिएगा तो दोनों में क्या लग जाएगा? कॉमा लग जाएगा। जैसे यहाँ बाहरी वर्ड्स क्या है?
नहीं, यहाँ पे आई सपोज क्या है, आई सपोज। देखिए यहाँ पे बाहरी वर्ड क्या है, आई हो, यहाँ पे बाहरी वर्ड क्या है, तो पहले और बाद में दोनों में क्या लगेगा, कमा लगेगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। हम लोग किसका यूज पढ़ रहे हैं बताइए, किसका है? कह रहा है कि अगर वाक्य में, ये भी आपका फ्रेज है, क्या है, इनफैक्ट का अर्थ होता है वास्तव में, क्या होता है, इनफैक्ट, वास्तव में या दरअसल, वास्तव में या सचमुच में, है सचमुच में है। जैसे बोलते हैं ना, इनफैक्ट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इनफैक्ट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सच में तुम मेरे सबसे अच्छे क्या हो, मित्र हो, या तुम सबसे अच्छी मेरी क्या हो, सहेली हो। तो इनफैक्ट का अर्थ होता है, इनफैक्ट का अर्थ क्या होता है, क्या होता है अर्थ, वास्तव में या सचमुच में। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा, इन शॉर्ट, फॉर द एग्जाम्पल, देयर फॉर, ये वर्ड जब भी आएगा ना, ये वर्ड जब भी आएगा किसी सेंटेंस के पहले या किसी सेंटेंस के अंत में या बीच में, कहीं भी आएगा ना, कहीं भी अगर ये वर्ड्स आएगा तो इसके साथ कॉमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। आप याद रखिएगा क्या क्या बाबू, इनफैक्ट, इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर, हाउएवर, ऑफ कोर्स। ये जो टू है क्या है बाबू, टू, ये टू एक एडवर्ब है, एक टू क्या है, एडवर्ब। आप लोग को जब रिमूव टू पढ़ाए थे ना, याद आ रहा है, तो रिमूव टू में दो तरह का टू आपको बताए थे, इस टू को सो में बदलते हैं, इस टू को डैट में बदलते हैं, बताए थे ना। तो ये जहां भी टू आएगा ना, ये एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर। अर्थ क्या होता है, मोर देन रिक्वायर। इसका दो मीनिंग होता है, सुनो, इसका दो मीनिंग होता है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। इसका मतलब टू, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बोलता है ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो आप बोलेंगे ही टू स्पीक्स, ही टू क्या बोलेंगे, स्पीक्स, मतलब वह क्या करता है, बहुत बोलता है। यहाँ पे टू काम कर रहा है, किस फॉर्म में काम कर रहा है, यहाँ पे बताइए, स्पीक क्या है, वर्ब है, स्पीक क्या है, तो यहाँ पे टू कहलाएगा एडवर्ब। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब जो है ना, ये दो शब्द से बना है। एडवर्ब किस शब्द से बना है, दो शब्द से बना है। एडवर्ब कितने शब्द से बना है, दो। एडजेक्टिव और वर्ब को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप याद रखिएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है, अंतर होता है। क्या अंतर है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और किसको, प्रोनाउन को, और एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव और वर्ब को। क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब, एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यह स्पीक क्रिया है, तो बताइए टू यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव की वर्ब कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा कि एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल कितने तरह के वर्ड्स होते हैं, 8। पहला क्या होता है, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड एज पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दूसरा वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। तीसरा वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। चौथा वर्ड क्या होता है, वर्ब। वर्ब हेल फ्रॉम ए लैटिन वर्ड वर्बम which means क्या कह रहा है कि the word that expresses an action, event, position or relation in the sentence is called verb. verb के बाद क्या आता है, adverb. qualifying words of adjective and verb is called adverb. एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब। उसके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्री एंड पोजिशन। प्री मीन्स प्रीफिक्स एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। इट मीन्स preposition is a word group of word that is placed before noun or pronoun to show its relation with a sentence. preposition. उसके बाद आता है conjunction. A conjunction is a word group of word that is used to combine two word, two phrases more than one sentence. उसके बाद क्या आता है, interjection. interjection आता है ना, interjection 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद होता है ना। 8 नंबर पे आपका क्या आता है, इंटरजेक्शन। An interjection is a word or group of word that is used for expressing sudden and strong feelings of humankind as joy, sorrow, regret, hatred, contempt and so on. समझ रहे हैं ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल 8 तरह के वर्ड्स आते हैं, और 8 का काम और 8 का नाम
क्या है, अलग अलग है। नाउन का काम है नाम बताना, प्रोनाउन का काम है किसी के बदले आना, एडजेक्टिव का काम है विशेषता बताना, वर्ब का काम है काम बताना, एडवर्ब का काम है वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताना, प्रीपोजिशन का काम है संबंध बताना, कंजंक्शन का काम है जोड़ना, इंटरजेक्शन का काम है फीलिंग्स बताना। क्या बताना, फीलिंग्स बताना, इमोशंस बताना किसका काम है, इंटरजेक्शंस का काम। अब आपको समझना क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में सुनो, अगर आपको इनफैक्ट दिया हो, क्या दिया हो, ही इज ए गुड सिंगर, आप कहेंगे ना सचमुच में वह एक बहुत अच्छा गायक है, सचमुच में वह एक अच्छा गायक है। तो सचमुच का इंग्लिश क्या होता है, इनफैक्ट को आप रियली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रियली मीन्स क्या होता है जी, रियली मीन्स क्या होता है, सच में होता है ना, सच में या सचमुच में। रियली ही इज ए गुड सिंगर, रियली ही इज ए गुड सिंगर, सच में वह एक क्या है, अच्छा गायक है। तो रियली जो है ना, इसी के लिए एक फ्रेज आता है इनफैक्ट। क्या आता है, इनफैक्ट। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप कहिएगा रियली ही इज ए गुड सिंगर, तो रियली का अर्थ क्या होता है, सचमुच में, इनफैक्ट का अर्थ सच। अगर आप टू का प्रयोग है बाबू, किसका प्रयोग लास्ट में करेंगे तो इसके पहले क्या आएगा, कॉमा। यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग अगर बीच में करेंगे तो दोनों में क्या रहेगा, कॉमा। यानी इन वर्ड्स का प्रयोग जब लास्ट में करेंगे तो सिंगल कॉमा, आप बीच में करेंगे तो दोनों तरफ का कॉमा होता है। जब टू का प्रयोग एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में किया जाता है तो इसके साथ कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। सुनिए, जब डिग्री के रूप में करेंगे ना तो इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही इज टू मच फॉर मी, दिस इज टू मच फॉर मी, यह मेरे लिए अपर्याप्त है। अपर्याप्त को बोलते हैं टू मच। क्या बोलते हैं, टू मच बोलते हैं, माने आवश्यकता से ज्यादा। यहाँ पे समझिएगा, ये आपको बताए थे, याद कीजिएगा, ये आपको रिमूव टू में बताए थे, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब इसका रिमूव टू जब चेंज कीजिएगा ना, तो रिमूव टू में कैसे चेंज करते हैं, दिस न्यूज है तो दिस न्यूज हो जाएगा, ठीक है। इज है तो क्या हो जाएगा, इज। टू को किस में बदलते हैं बताइए, सो में, तो सो। गुड है तो गुड। आप बताइए इस टू के बदले इस टू के बदले किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। बताइए न्यूज सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर। आपको बताए थे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे सिविक्स, जैसे फिजिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे मॉम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ये बिलियर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब इसके अंत में एस होता है लेकिन ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो न्यूज के लिए प्रोनाउन इट लगता है। क्या लगता है, इट। और यहाँ पे इट क्या हो जाएगा, इट कैन बी, क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, और क्या हो जाएगा, ट्रू। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ना, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इस चैप्टर को कहा जाता है रिमूव टू। क्या कहा जाता है जी, बोलो बाबू, रिमूव टू। रिमूव टू में दो तरह का टू आता है, एक टी डबल ओ और एक टी ओ। टी डबल ओ को किस में चेंज करते हैं, सो में, और टी ओ को किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं। तो कह रहा है कि जब इसका प्रयोग आप एडवर्ब के रूप में करेंगे, किस रूप में है, किस रूप में करेंगे, मच। मच यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले टू आएगा तो किसका काम करेगा, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे आई हैव बीन टू पेरिस है, आई हैव बीन टू पेरिस, टू का दो मीनिंग होता है। टू का कितना मीनिंग, दो मीनिंग। अच्छा, टू का स्पेलिंग देखिएगा, एक टू होता है टी डबल ओ, एक टू होता है टी ओ, एक टू होता है टी डब्ल्यू ओ। ये तीनों टू जो है, तीनों को क्या पढ़ेंगे, टू। यहाँ पे समझ, यह टू आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है। इसका अर्थ भी होता है। क्या होता है, भी। क्या होता है, भी। ये टू प्रीपोजिशन है, क्या है, जिसका प्रयोग प्लेस के पहले किया जाता है। किसके पहले, आई एम गोइंग टू पटना। पटना क्या है, पटना, दिल्ली, कहीं भी जाइएगा, कहीं जगह है ना जाइएगा, तो जगह के नाम के पहले क्या लगता है, टू लगता है। लेकिन होम के साथ टू का प्रयोग, आई एम गोइंग टू होम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, ये टू आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है, जैसे आप लिखिएगा टू बॉयज, कितने लड़के,
2 लड़के, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। खटखट तुम सुन रही हो, हम देख रहे हैं। तो वहां मत ना देखो, ये कॉलम ली है आगे, तुम्हारे आगे जो बैठी है, हाँ वही है, सखी है। करेक्ट। टू का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में करेंगे, किस रूप में, तो क्या इसके साथ कॉमा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। सुनिए, अब देखिए, यस और नो में आए बाबू, यस और नो में अगर कोई आप जवाब दीजिएगा, यस और नो में, यस माने हाँ, नो माने नहीं, तो जब आप यस और नो में कोई जवाब देंगे तब इसके तुरंत बाद कॉमा लगेगा। यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा? कॉमा। कह रहा है नो यू कांट, नहीं तुमसे नहीं हो सकता है, नो यू कांट। तो जब भी यस और नो का प्रयोग करेंगे, किसका, तो यस नो के तुरंत बाद क्या आएगा जी? कॉमा आएगा। किसका प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं? यस नो कॉमा, कॉमा का प्रयोग पढ़। है सुनिए, अगला नियम क्या कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, सुनो, जैसे यहाँ पे टीपी सिन्हा लिखे, यहाँ पे श्री सिंह लिखे, अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं तथा उनके पद उपाधियों के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है, तो उनका जो पद होगा या उपाधि होगा, सुनो बाबू, उपाधि क्या है? MA PhD, MA क्या, यहाँ पे उपाधि है IAS और क्या, SDO। तो उपाधि जो होगा ना, उसके साथ कॉमा का प्रयोग होगा। उसके साथ किसका प्रयोग होगा? आप याद रखिएगा, जब कोई आप डेट और ईयर लिखते हैं ना, डेट और क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1900 क्या है 80 और यहाँ पे 20 अप्रैल दिया है, तो ये आपका डेट है और ये क्या है, ईयर है। तो कभी डेट ईयर एक साथ लिखेंगे तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? कम। अच्छा बताइए, क्या ऐसे आपको लिखने में अच्छा दिखेगा? अप्रैल 20, बताइए ये क्या है? ये कुछ समझ में आएगा? इसका मतलब है कि 20 अप्रैल 1980। तो जब आप डेट और क्या लिखिएगा, ईयर, तो दोनों के बीच में क्या आएगा? कॉमा। अगर आप कॉमा का प्रयोग, सुनिए, अगर आप 20 अप्रैल पहले लिख दीजिएगा तो 1980 के पहले क्या आ जाएगा? कॉमा। 1980 के पहले क्या आ जाएगा? कॉमा। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपका क्या दिया है? मंथ, और यहाँ पे क्या दिया है? ईयर। तो मंथ ईयर एक साथ लिखिएगा तो इसमें भी किसका प्रयोग है? कॉमा का प्रयोग है। मंथ और ईयर के साथ या डेट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है जी? किसका प्रयोग किया जाता है? अरे यार, हाँ? तंग कर रहा है तुम मुझे। देखिए सॉल्यूटेशन क्या होता है, सुनिए, अभी हम आपको बताया ना ग्रीटिंग वर्ड्स या सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन क्या होता है? जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं बाबू, क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में आप एक यूज करते हैं इंडिंग। क्या यूज करते हैं? इंडिंग यूज करते हैं, या आप एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? स्टार्टिंग या इंडिंग। स्टार्टिंग और क्या बताइए? स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, तो शुरुआत में भी कमा लिखेंगे, इंडिंग होगा तो इसमें भी क्या लिखेंगे? कमा। जैसे देखिए, योर फेथफुली आप लिखते हैं ना, आपका विश्वासी, तो आपका विश्वासी का इंग्लिश क्या होता है? योर फेथफुल। इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? योर ट्रूली। तो ट्रूली के पहले बाद किसका प्रयोग करेंगे? योर अफेक्शनेटली। किसका प्रयोग करेंगे? कमा। सिंसियरली किसका प्रयोग करेंगे? कमा। अच्छा, स्टार्टिंग में यूज करते हैं डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। फ्रेंड के लिए आप चाहें तो फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, फ्रेंड के साथ फ्रेंड का आप नाम भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे डियर सुरेश भी लिख सकते हैं और डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा, कभी भी नाम जूनियर का लिया जाता है। नाम किसका लिया जाता है? जूनियर का। आप अपने पप्पा के पास पत्र लिखेंगे ना, तो पप्पा के साथ डियर सुरेश नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? आप कभी भी अपने सीनियर का नाम लेकर के और नहीं बुला सकते हैं। जूनियर और हम एज, अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपकी कोई छोटी बहन है
तो आप उसका नाम लेकर के उसे पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, दो चार चटकान लगा सकते हैं। लेकिन आपका अगर कोई व्यक्ति सीनियर है, क्या है? सीनियर। सीनियर मीन्स क्या होता है जी? बड़ा। और जूनियर मीन्स तो छोटा का नाम ले सकते हैं लेकिन बड़े आदमी का नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे डियर मैरी हो या डियर मदर हो, अब मदर का नाम यहाँ नहीं लिख देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे जी? कॉमा का प्रयोग करेंगे। तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा, बस है। और आपका अच्छा चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे देखा जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे देखा। इसको बंद